हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, लेक्सिकन फॉर एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के 2023-24 के एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर 7 जिसका नाम है कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स, उसका पार्ट 6। तो आइए शुरू करते हैं, बट उसके पहले चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथ ही हम रिलीजियस फिलॉसफीज़ को पढ़ रहे थे और लास्ट में हमने ड्रूज तक रिलीजन डिस्कस करा था। अब इस लेक्चर के अंदर हम बहाई को और एक दो और रिलीजन को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, बहाई जो है वो बहाई का फेथ ये यंगेस्ट है पूरे वर्ल्ड के इंडिपेंडेंट रिलीजन्स में। इनके फाउंडर जो थे वो थे, मैं नाम लिख देती हूँ एक बार को, बहाउल्लाह। और जस्ट अ सेकेंड, लाइक दिस। ओके, ये रहे थे 1817 से 1892 तक, मतलब अभी की ही बात है। ये माना जाता है कि बहाई जो है वो मोस्ट रीसेंट है इन मैसेंजर्स, जो मैसेंजर्स ऑफ गॉड की लाइन चल रही है। अगर पीछे से हम देखें तो बहुत ही रीसेंट वाला, जैसे पहले इब्राहिम, मोसेस, बुद्धा, कृष्णा, ज़ोरास्ट्र, क्राइस्ट, मोहम्मद, है ना। तो अब ये बहाई एकदम रीसेंट है। जो मेन सेंट्रल थीम है बहाउल्लाह के मैसेज का वो ये था कि जो ह्यूमैनिटी है वो, ये मानवता एक सिंगल रेस है। एंड एक दिन जो है वो ऐसा दिन आया है जो भाई हमें सब कुछ सभी व्यक्तियों को एक साथ हो जाना चाहिए, पूरी ग्लोबल की सोसाइटी एक साथ आए। एक पर्पस इनके फेथ का ये है कि दूसरों को मदद करना, जितना हो सके उतना मदद करिए। जो पूरे विश्व के लोग हैं, कम्युनिटी है, कुछ 5 मिलियन बहाए हैं वहाँ पे। ये रिप्रेजेंटेटिव हैं ज़्यादातर नेशंस के, रेसेस के, कल्चर्स के इस धरती के ऊपर, और ये काम कर रहे हैं इन्हीं बहाउल्लाह की टीचिंग को प्रैक्टिकली जो है वो अप्लाई करने के लिए। इनका एक्सपीरियंस ये सोर्स है बहुत इंकरेजमेंट करने का उन सारे लोगों को जो उनका जो है उनकी मानवता को, जो उनकी सोच थी, वो सेम मानवता की सोच को शेयर करते हैं, पूरे ही विश्व को एक जो है परिवार मानते हैं, फैमिली मानते हैं, है ना। और ऐसा मानते हैं कि भैया ये जो धरती है ये ही हम भाई एक फैमिली की तरह रह रहे हैं, ये हमारा होमलैंड है। तो इन सारे प्रिंसिपल्स में जिसमें बहाई का फेथ प्रमोट करता है एज एक वाइटर अचीवमेंट इस गोल के लिए, वो ये कि अबंडेंट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रीजुडाइस, अश्योरेंस टू विमेन कि आपको पूरी तरह से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जस्ट लाइक मेन। तीसरा, रिकॉग्निशन यूनिटी का, रिलेटिविटी का, रिलीजियस ट्रुथ की। चौथा कि एक्सट्रीम्स पॉवर्टी का और एक्सट्रीम्स वर्थ का, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी और बहुत ज़्यादा पैसा, ये दोनों ही अवॉइड हो, एलिमिनेट करा जाए। रियलाइजेशन यूनिवर्सल एजुकेशन का, सबको सब एजुकेट हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक व्यक्ति की कि वो इंडिपेंडेंटली जो है सच की तलाश में रहे, इन सर्च ऑफ ट्रुथ रहे। इस्टेब्लिशमेंट एक ग्लोबल कॉमन वेल्थ ऑफ नेशंस का, और रिकॉग्निशन की जो ट्रू रिलीजन है इज़ इन हारमनी विद रीज़न एंड परसूट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। तो ये कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं बहाई के रिलीजन की। नेक्स्ट है, हम बात करेंगे याजीदीस के बारे में। देखिए, ये यजीदीस जो हैं ये एक कुर्दिश स्पीकिंग लोग हैं जो यजीदिज्म के रिलीजन से अटैच हैं। और यजीदिज्म ये एक रिलीजन है जो पर्शियन रिलीजन्स, मतलब इसकी जो जड़ें देखें अगर हम, तो पुरानी पर्शियन रिलीजन्स के साथ कुछ एलिमेंट्स प्री इस्लामिक रिलीजियस ट्रेडिशंस के जो है मिले हैं। इसके अलावा मिथारिज्म के, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के सब मिलजुल के यहाँ पे आप इनमें झलक देखोगे। कुर्दिश स्पीकिंग तो लोग इसमें मेजॉरिटी में है, लेकिन इसमें कुछ अमाउंट ऑफ यजीदी कम्युनिटी जो अरेबिक भी बोलती है एज अ नेटिव लैंग्वेज, आप वो भी पाओगे। इनकी एथनिसिटी ये ऑब्सक्योर है इस बात के होने के बावजूद दैट ज़्यादातर लोग जो है कुर्दिश बोलते हैं, तब भी नहीं इतना पता।
और कमेंटेटर्स ये पता लगाते हैं कि यजीदीज़ जो हैं वो प्रीडोमिनेटली कुर्ड्स हैं, बट कुछ सोर्सेस के हिसाब से ये कहे जाते हैं कि ये कुर्ड्स से अलग हैं। हालांकि कुर्दिश बोलते हैं लेकिन तब भी पता नहीं कहाँ से क्या है। ये डिस्करेज करते हैं मैरिज को, अपनी कम्युनिटी के बाहर मैरिज मत करिए कहते हैं, इवन अक्रॉस देयर कास्ट सिस्टम भी आप नहीं। और इनका यूनिक मानना और प्रैक्टिस ये है कि भाई कुछ जाने जाते हैं कि भाई वो लेटिस नहीं खाते, ब्लू कलर नहीं पहनते, है ना, और हैव ऑफन बीन मिसकॉन्ट्रीब्यूट एज सतानिक। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम कंसिडर करते हैं पीकॉक को कि एक डेमन फिगर है, ठीक है, एंड रिफ़र करते हैं टू यजीदीज़ एज डेविल वर्शिपर्स कहते हैं। मतलब कुछ जो ऑर्थोडॉक्स पुराने मुस्लिम्स हैं वो कहते हैं कि भैया जो इसमें पीकॉक है ये एक समझ लीजिए शैतानी रूप है, और यजीदीज़ जो हैं वो शैतान को ही मानते हैं। तो ये यजीदीज़ जो हैं वो रिस्क में एक्सटिंक्शन होगा, क्यों? क्योंकि भाई है ना, इस्लामिक जिहादिस्ट के साथ अगर देखिए भाई वो नहीं मान रहे हैं, अगर इनको है ना कहते हैं शैतान की पूजा करती है, तो फिर तो इनको तो ख़त्म करने के लिए बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। तो यजीदीज़ जो हैं इन्होंने भाई इनको घरों से जो है बाहर निकाल दिया है बहुत सारी जगहों पे, इनटू द ट्रेजरस सिंगर माउंटेन्स, जहाँ पे बेसिक नेसेसिटी जैसे कि फूड वाटर कम है। और भाई खैर उन्हें बाहर भी निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है ना। जो नहीं जाते हैं अपने घरों से, ये इनको हन डाउन कर दिया जाता है इस्लामिक स्टेट के द्वारा। तो दिक्कतें हैं। इवन 2014 में विद द टेरेस्ट्रियल गेन्स ऑफ इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेबनान ISIS, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपील हुआ इराकी यजीदी पॉपुलेशन में। ISIS ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि यजीदीज़ जो हैं वो एक डेविल को, शैतान की पूजा करते हैं, एंड हैड टेकन द 2 नियर बाय स्मॉल ऑयल फील्ड्स एंड टाउन ऑफ जुमर एज अ पार्ट ऑफ प्लान, जहाँ पे ये सीज कर देते मौसुल का हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम को भी, ठीक है। तो ये इनकी कुछ कहानी है, और ये बाकी रिलीजियस फिलॉसफीज के साथ ही इन दोनों रिलीजन को, तीनों रिलीजन को हमने डिस्कस करके यहाँ पे इस टॉपिक को ओवर किया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है बुद्धिस्ट एथिक्स का। आइए इसको हम डिटेल से समझते हैं। साथियों, बुद्धिस्ट एथिक्स ये कंपैशनेट और ह्यूमनिस्टिक है ना। अब समझिए क्या है कि आपको समझना, आप की जगह खुद को रखना और आपकी सहायता करना, साथ में मानवता से भरा हुआ। बुद्धा के जो भी भक्त रहे, जो भी शिष्य रहे, वो कहे कि भाई प्यार को बढ़ावा दो। बुद्धा ने कहा कि सच्चे प्यार को बढ़ावा दो, और ट्रू लव हर जगह पे, ईश्वर के हर एक व्यक्ति के अंदर प्यार है। लोगों को इस बात के लिए बुद्धा ने जागरूक कराया कि भैया दुख जो है ना, दुख तभी आता है जब आप बहुत की इच्छाएं रखने लगते हो। तो मेन जो एथिकल कोड है बुद्धिज्म का, वो जाना जाता है एज अ 5 precepts एंड दीज आर द डिस्टिलेशन ऑफ इस एथिकल प्रिंसिपल। यही 5 चीज़ें जो आपको मैं बताऊंगी। जो प्रिसेप्ट्स हैं वो आर नॉट, ये कोई रूल्स या कमांड नहीं हैं जो दिए गए हों, है ना, बट ऐसा है कि एक सिद्धांत है, एज ए ट्रेनिंग, कि आप अगर ऐसा कुछ करोगे तो आप आज़ादी से, अच्छे से ना, अच्छे तरीके से अगर आप इसको जीवन में प्रैक्टिस में लेकर आओगे तो आपका जीवन बहुत ही शांत रहेगा, और अंत में आप बहुत ही अच्छी से जो है वो सैल्वेशन पाओगे। तो बुद्धिस्ट का जो ट्रेडिशन है वो ये बात कहता है कि लाइफ काफ़ी कॉम्प्लेक्स है एंड बहुत सारी डिफ़िकल्टी होंगी, है ना। ये नहीं कहता कि आप किसी एक तरीके से सब कुछ सही कर सकते हो, है ना, बल्कि आपको कुछ अपने कर्मों को सही या गलत के हिसाब से बांटना होगा, और सही पाथ पे चल के आप चीज़ें कर पाओगे। तो बुद्धिज़्म ये कहते हैं कि भाई आप स्किलफुल रहिए, मतलब कुशल रहिए, और कुशल और अनकुशल, मतलब स्किल्ड और अनस्किल्ड की बात करी जाती है, ये कुशल और अकुशल की। अब आप कहेंगे मैम वो 5 प्रेसेप्ट्स क्या हैं, तो आप वो अच्छे से जानते हैं, हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि सबसे पहला कि नॉट किलिंग और कॉजिंग हार्म टू अदर लिविंग बींग्स, दूसरे जीवों को ना मारिए, ना किसी प्रकार का, किसी भी तरह से कोई भी दुख पहुंचाइए, दर्द पहुंचाइए। ये एक फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल है बुद्धिज़्म का, और दूसरे प्रिसेप्ट्स जो है वो यही इसी को ही इलैबोरेट करते हैं। पॉजिटिव काउंटर पार्ट जो इस प्रिसेप्ट का है वो प्यार है, लव है, सबको प्रेम करिए।
दूसरा कि नॉट टेकिंग द नॉट गिवन। देखिए, जो आपको मिला नहीं उसे लेना नहीं है, मतलब चोरी नहीं करनी है। स्टीलिंग इज एन ऑब्वियस वे इन विच वन कैन हार्म अदर्स। चोरी करता है इंसान अगर कुछ भी किसी तरह से, तो वो दूसरे को हमेशा दर्द पहुंचाता है। एक इंसान फ़ायदा उठाता है लोगों का, एक्सप्लॉइट करता है उनको मैनिपुलेट करता है। और पॉजिटिव काउंटर पार्ट इसका ये है कि आप सबसे जेनरस रहिए, प्रेम पूर्वक रहिए। तीसरी बात करी जाती है तो ये कहते हैं कि अवॉइडिंग सेक्सुअल मिसकंडक्ट। इसमें क्या है कि लोग वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं जस्ट टू मेक अ सेक्सुअल रिलेशन। ये बहुत गलत है। मतलब आप कंटेंटमेंट रखिए, सीधी बात है। किसी को धोखे से फंसा के अपने इच्छाओं को ऐसे पूरा करना बहुत गलत है। चौथा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अवॉइडिंग फॉल्स स्पीच। देखिए, सच्चा होना एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है ना। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है तो मैंने आगे बढ़ा दिया है। सच्चाई एक बहुत बड़ी चीज़ है और एथिकल लाइफ के लिए ट्रुथफुलनेस इज़ द बेस्ट थिंग। फालतू बातें, झूठी बातें करना किसी भी डायरेक्शन में आपको नहीं लेके जाएगा। और लास्ट में कि एब्स्ट्रेनिंग फ्रॉम ड्रिंक एंड ड्रग्स। ये मानव को भटकाने में उसके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जो है सहयोग हो जाता है। तो पॉजिटिव काउंटर पार्ट इसका ये है कि आप सोच समझ के काम करोगे, जागरूक रहोगे, है ना। माइंडफुलनेस ये एक फंडामेंटल क्वालिटी है जो डेवलप करी गई है इस बुद्धा के जो पाथ है उनके द्वारा, उसमें बुद्धा के पाथ में, कि इस रास्ते पे अगर आप चलोगे और एक्सपीरियंसेस दैट जब भी है कि अगर आपने कोई भी प्रकार की इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक या ड्रग्स लिए तो आप जो है अपने ही जीवन को ख़राब करते हो, है ना। तो आप अपने माइंडफुलनेस को, अपनी अवेयरनेस को इससे दबाते हो, तो ये गलत है। तो कुछ 5 प्रिसेप्ट्स हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो अब हम बुद्धा की टीचिंग के बारे में जानते हैं, है ना। बुद्धास टीचिंग जो है यहाँ पे हमें, चलिए हम यही ले लेते हैं। अब देखिए, बुद्धिज़्म ये एक ऐसी फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ है जिसे गौतम बुद्धा ने जो है वो एक्सपाउंड किया था। बुद्धा का मतलब होता है एनलाइटेड वन, ठीक है। बुद्धा मीन्स एनलाइटेड वन, जो रहे नॉर्थ इंडिया में 6th सेंचुरी BC की बात है। गौतम बुद्धा ये कोई ईश्वर नहीं थे, है ना। और जो बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी है वो कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब ये डज नॉट एंटेल एनी थीस्टिक वर्ल्ड व्यू नहीं बताती है। जो टीचिंग्स है बुद्धा की, उनका एम पूरी तरह से ये है कि हम किस तरीके से मानव को जो वो ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी के अंदर जो सफ़र कर रहा है, उसे कैसे उस चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं, कैसे व्यक्ति को हम एक इन सब से चीज़ों से मुक्ति दिला सकते हैं। अब देखिए, बेसिक टीचिंग्स जो बुद्धा की हैं, जो कोर हैं बुद्धिज़्म के अंदर, वो ये 3 टीचिंग्स हैं। एक सबसे नंबर 1 पे तो 3 यूनिवर्सल ट्रुथ्स, जिसके बारे में आपको बताऊंगी। दूसरे नंबर पे 4 नोबल ट्रुथ्स और तीसरे नंबर पे नोबल 8 फोल्ड पाथ। अब सबसे पहले अगर हम ये वाला समझते हैं कि द 3 यूनिवर्सल ट्रुथ, तो वो 3 यूनिवर्सल ट्रुथ यही है साफ साफ कि भाई नथिंग इज लॉस्ट इन द यूनिवर्स। दूसरा कि एवरीथिंग चेंजेस, सब कुछ बदलता है। और तीसरा द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तो जो 3 ट्रेनिंग्स या प्रैक्टिसेस हैं इसके लिए वो ये हैं कि पहला तो सिला क्या, वर्च्यू, गुड कंडक्ट, मोरालिटी। ये 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। एक प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पे कि सारे जो जीव हैं, लिविंग एंटिटीज हैं, वो सब एक समान है, इक्वल है। और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी पे। इसका मतलब कि गोल्डन रूल है क्रिश्चियनिटी में कि टू डू अनटू अदर्स एज यू विश them to do unto you। ऐसा दूसरों के साथ करो जैसा तुम दूसरों से चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करें। तो ये आपको सारे मेजर रिलीजन्स में देखने को मिलेगा। तो ये सिला। दूसरा समाधि मतलब कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन, मेंटल डेवलपमेंट। जब एक व्यक्ति अपने दिमाग को डेवलप करता है इस डायरेक्शन में जैसे वो विजडम चाहे जिससे, है ना, तो उससे क्या होगा, उसको पर्सनल फ्रीडम मिलेगा। मेंटल डेवलपमेंट की वजह से आपका दिमाग मजबूत होगा, कंट्रोल में रहेगा और इससे आप एक अच्छे
कंडक्ट को कर पाओगे। और तीसरा है प्राजना, दैट इज डिसर्टमेंट, इनसाइट, विजडम, एनलाइटमेंट। तो ये एक रियल हार्ट है बुद्धिज़्म का। और विजडम हमेशा इमर्ज होके आता है अगर माइंड आपका प्योर है और काम है, शांत है। अब देखिए जो शुरू के दो मैंने बताए, सिला और समाधि, है ना, ये 8 फोल्ड पाथ में आपको मिलेंगे जो मैं आपको बताऊंगी। और डिसर्टमेंट जो आपको तीसरा वाला बताया ये कंसंट्रेशन पे है, और ये मिडिल 3 रिलेटेड टू वर्च्यू। तो अब ये तो मैंने बताया 3 यूनिवर्सल ट्रूथ और उसके 3 ट्रेनिंग्स हैं या प्रैक्टिसेस हैं। अच्छा, दूसरा है द 4 नोबल ट्रूथ्स। ये क्या है? देखिए बुद्धा के 4 नोबल ट्रुथ जो ह्यूमन सफरिंग को एक्सप्लोर करते हैं, इनको सिंपल तरीके से अगर बताया जाए तो एक तो है दुख। सबसे पहला आता है इसके अंदर दुख। दुख तो आप सभी समझते होंगे, है ना। सफरिंग है ना, इंसान सफ़र करता है, एक लाइफ ही सफरिंग है। सफरिंग रियल है, ऑलमोस्ट हर जगह है, यूनिवर्सल है। सफरिंग की बहुत सारी वजह हैं। कभी कभी आपको कुछ खो जाता है, लॉस हो जाता है, आप बीमार हो, सिकनेस है, आपको दर्द हो रहा है, पेन है, फेल हो गया, फेलियर है आपके जीवन में या हर जगह पे, ठीक है, या आपको प्लेजर नहीं मिला, तो हर जगह पे सफरिंग है, तो दुख। दूसरा समुदाय क्या? देखिए ये वजह है सफरिंग की। सफरिंग क्यों होती है? जब आप अटैच होते हो, है ना। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि अटैचमेंट इज़ द मेन कॉज ऑफ सफरिंग। ये इच्छा है कि हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, है ना। बहुत सारे फॉर्म्स ले सकती है कि आपको कुछ सेंशुअल प्लेजर चाहिए, डिज़ायर है आपको कुछ फेम पाना है, डिज़ायर है आपकी अवॉइड कर रहे हो अनप्लीजेंट सेंसेशन को, जैसे आपको डर, एंगर या जेलसी है, तो इस सब से भी आपको दुख होता है और जो है वो सफरिंग होती है। समुदाय। फिर आता है निरोध। देखिए देयर इज़ एन एंड ऑफ सफरिंग। अटैचमेंट को भी ओवरकम किया जा सकता है। सफरिंग खत्म हो जाएगी जब आप निर्वाण पालोगे, है ना, द फाइनल लिबरेशन ऑफ निब्ना। और माइंड एक्सपीरियंस करेगा फिर आपका पूरी तरह से फ्रीडम, एकदम आज़ाद है, लिबरेशन है, नॉन अटैचमेंट है, ठीक है, लेट्स गो ऑफ एनी डिज़ायर और क्रेविंग। तो ये हो गया निरोध। और लास्ट में है मघ। ये क्या है? अब सफरिंग को ख़त्म करने के लिए आपको 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, और यही एक रास्ता है जो आपको जो है वो इन सब चीज़ों से बाहर निकाल सकता है। तो जानते हैं कि बुद्धा के वो 8 फोल्ड पाथ क्या है? आइए समझते हैं। 8 फोल्ड पाथ में सबसे पहले आता है साथियों पन्ना। पन्ना मीन्स डिसर्टमेंट या विजडम। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो समधिट्ठी, दैट इज राइट व्यू, जब आप सही तरीके से किसी चीज़ को देखते हो, करेक्ट व्यू, एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग करते हो चीज़ों की, सोच समझ के चीज़ों को समझते हो, स्पेसिफिकली 4 नोबल ट्रुथ्स को। और दूसरा इसके अंदर आता है समासंकपा। एक तो समाधिट्ठी हो गया जो मैंने राइट व्यू बताया, और दूसरा हुआ समासंकपा, दैट मीन्स राइट थिंकिंग। तो ये राइट पाथ को फॉलो करना आता है, ज़िंदगी में सही रास्ते पे चलना। राइट एस्पिरेशन यही एक सही इच्छा है, अगर आपको खुद को अटैचमेंट से अलग करना है, इग्नोरेंस से, हेटफुलनेस से खुद को अलग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें जो है वो रिफ़र करती हैं एज अ प्राण या विजडम। अब इसमें समझते हैं। दूसरा आता है यहाँ पे सिला, वरना समझे। अब आया यहाँ पे सिला। सिला के अंदर भी समझते हैं चीज़ें कौन कौन सी हैं। वर्च्यू या मोरालिटी में एक आता है समवका, VACA, सम्मा वका। मैं यहाँ पे एक बार सम्मा की स्पेलिंग लिख दूँ, SAMMA, और ये वक्का हो गया। मतलब राइट स्पीच। आपने सुना होगा, आपने जब बचपन में पढ़ा होगा तो आपने राइट व्यू, राइट थिंकिंग, राइट स्पीच, राइट लाइवलीहुड ये सब सुना होगा, लेकिन यहाँ पे मेन टर्म को भी इसमें डाला गया है। समावक्का मीन्स राइट स्पीच, कि आप झूठ नहीं बोलिए, क्रिटिसाइज नहीं करिए, कंडेम नहीं करिए, गॉसिप नहीं करिए, हार्श लैंग्वेज यूज़ नहीं करिए। राइट स्पीच का मतलब है कि आप झूठ, लाइंग तो नहीं करिए, गॉसिपिंग नहीं करिए, किसी को ऐसी बात नहीं कहिए जिससे उसको दर्द हो जाए, दुख हो जाए। हर्टफुल टॉक मत करिए। फिर इसके अंदर जो एक आता है वो आता है समा
कामंत मतलब राइट कंडक्ट या राइट एक्शन। इसका मतलब कि आप कोई हर्टफुल, कोई दुखदाई व्यवहार मत करिए, जैसे किसी को मार दिया, चुरा लिया, केयरलेस सेक्स करा आपने, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा इसे कहते हैं 5 प्रिसेप्ट्स। उसके बाद इसी के अंदर था समा अजीव। अजीव मतलब राइट लाइवलीहुड, कि खुद को सपोर्ट करो बिना हार्म करे दूसरों को। राइट लाइवलीहुड मतलब कि खुद को ऐसा जियाओ, इस तरीके से अपना जीवन यापन करो जिससे आप कभी झूठ ना बोलो, किसी के साथ गद्दारी ना करो, दूसरों को हर्ट ना करो, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, ठीक है। तो इन जो 3 बातें मैंने आपको शिला के अंदर बताई, इन्हें कही जाता है शिला या मोरालिटी। फिर तीसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है समाधि। शुरू में मैंने बताया था ना कि ये 2 चीज़ें जो है वो 8 पाथ में आएंगी। समाधि मतलब कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मेडिटेशन। उसके अंदर छठी बात आती है वो है समव्यापा व्यायामन। व्यायामन मतलब राइट एफर्ट, व्यायाम, ठीक है। समव्ययम राइट एफर्ट मतलब कि आप अच्छे थॉट्स को प्रमोट करो, जो आपके अंदर खराब ईविल थॉट्स हैं उन पे विजय पाओ। एक ऐसे एफर्ट्स करो, सही एफर्ट लो इन द मैटर ऑफ एक्सर्टिंग, कि जिससे खुद को आप जो है वो मतलब अपने माइंड को ऐसा कंटेंट दो जिससे वो बैड क्वालिटी को हटाए, वो बैड क्वालिटी आपके दिमाग में बिल्कुल ना उपजे। अच्छी क्वालिटी को हमेशा अपने जो है दिमाग के अंदर अच्छी चीज़ों को पैदा करो, अच्छी चीज़ों को बढ़ावा दो। और इसी के अंदर जो है आपका 7th जो यही आता है 4th पाथ, वो है समसति, दैट इज राइट माइंडफुलनेस। कि मतलब अपनी बॉडी को समझो, माइंड और फीलिंग्स को समझो। जब सही तरीके से अपनी चीज़ों को एक इंसान समझता है, फोकस करता है, एक इंसान अटेंशन देता है खुद की बॉडी को, फीलिंग्स को, थॉट्स को, कंसाइंसेस को, इस तरीके से जैसे कि वो क्रेविंग, हेट्रेड, इग्नोरेंस को ओवरकम कर सके। और लास्ट और 8वीं बात है समाधि, दैट इज राइट कॉन्सेंट्रेशन। कि मेडिटेशन ऐसे करिए जिससे आप अपनी हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को पाइए। और राइट कॉन्शियसनेस ये मेडिएट करना है इस तरीके से कि आप प्रोग्रेसिवली इस बात को रियलाइज़ करें, आप समझें कि इम्परफेक्शन क्या है, इम्परमानेंस क्या है, नॉन सेपरेटनेस क्या है। इन सभी चीज़ों को गौर से समझें। तो आपको मैंने 8 पाथ बताए, एक बार रिपीट फटाफट से कर देती हूँ सो दैट की प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आता है राइट व्यू, फिर है राइट थिंकिंग, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट या एक्शन, राइट लाइवलीहुड, छठा है राइट एफर्ट, 7वां है राइट माइंडफुलनेस और 8वां है राइट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, 8 पार्ट को समझिए, किसके किसके अंदर आता है उसको समझे। नेक्स्ट जो हम जानेंगे वो जानेंगे जैन एथिक्स को। ठीक है, अब देखिए जैन एथिक्स जो है ना, ये है डायरेक्टेड है टुवर्ड द लिबरेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। बेसिकली एक व्यक्ति को मुक्ति दिलाने को लेके, काफ़ी रिलीजियस ओरिएंटेशन है इसका, और इसका एंड है स्पिरिचुअलाइजेशन। आपको परमात्मा से मिलना है, आपको करप्शन से दूर रहना है, हर जीवन के अपने हर एक फील्ड में, हर एक एरिया में, ताकि आप ऐसे व्यक्ति बने जो अपने उद्देश्यों को सही से पा सकें। मेन जो प्राइमरी प्रिसेप्ट एप्लीकेबल है टू किंग एंड कॉमनर, ये सेम है ना, कि मतलब चाहे आप जो भी हों उससे मतलब नहीं है, अपने कर्मों को, अपनी ड्यूटी को इस तरह से निभाइए जैसे एक बेस्ट टू बेस्ट मानव निभा सकता है। जितनी ज़्यादा मानवता से आप निभा सकते हैं निभाइए। जैन की मोरालिटी और एथिक्स आपको इस की जो जड़ें मिलेंगी उसकी मेटाफिजिक्स में मिलेंगी। इसकी जो यूटिलिटी है टुवर्ड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या पाना है, मुक्ति पानी है, लिबरेशन पाना है, उन चीज़ों को लेके ही कर्म किया जाता है। अब इसके अंदर कुछ रूल्स हैं जो अगर आप करते हो, इनक्लोज करते हो, तो वो 5 ऐसे चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बताऊं। वो पहला तो ये कि अहिंसा, अहिंसा, नॉन वायलेंस, दंगा लड़ाई ये सब नहीं करना। दूसरा है सत्य, सत्य मतलब ट्रुथ।
तीसरा है आस्त्य। आस्त्य मतलब नॉन स्टेलिंग, किसी के साथ चोरी नहीं करनी है। चौथा है ब्रह्मचार्य, कैलिबसी, ब्रह्मचार्य जीवन व्यक्ति का होना चाहिए। और पांचवा है साथियों, वो है अपरिग्रह, दैट इज नॉन पजेशन। तो ये जो एथिक्स है ये गवर्न है ना सिर्फ थॉट, नॉट ओनली थॉट द इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ फिजिकल एक्शंस, बट आपको अपने शब्दों के माध्यम से भी, आपको सोच में भी ये चीज़ नहीं लानी है, समझे? कि मैं चोरी, एक होता है कि मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ अपने कर्मों से या फिजिकली, लेकिन मैं सोच रहा हूँ चोरी करने के बारे में। यहाँ पे सोचना भी गलत है, मुंह से बोलना भी गलत है, हर चीज़ में। इसलिए अहिंसा को तो आपको समझना है। अहिंसा तो बिल्कुल ही आपको मन में भी नहीं सोचना है किसी के साथ लड़ने को लेके, अपने माइंड में, अपनी स्पीच में, अपनी बॉडी में कहीं नहीं लाना है। रूल्स जो एसेटिक के हैं, लेटी के हैं, डिराइव्ड हैं, इन सारे 5 जो मेजर रूल्स हैं उसी से हैं। तो जैनिज्म ये नहीं कहता कि आपको डर लेकर आना है फॉर गॉड, या कन्फर्मिटी लेकर आनी है किसी डिवाइन कैरेक्टर को लेके एज अ रीज़न फॉर मॉरल बिहेवियर। आपको ये नहीं कि ईश्वर है तो ही हमें जो है अच्छे कर्म करने हैं, है ना, बल्कि आपको ये एन ऑब्जर्वेंस ऑफ द मॉरल कोड इज़ नॉट नेसेसरी सिंपल कि ईश्वर चाहता है इसलिए आप अच्छे से काम कर रहे हो। जैनिज्म ये नहीं कहता है, ये कहता है कि ज़रूरी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप एक मनुष्य हो, इसलिए आपके हर एक कर्म के अंदर आपकी स्टेट का भला हो, समाज का भला हो, कम्युनिटी का भला हो, इसलिए आपको ऐसे कर्म करने हैं, ना कि एक ईगोइस्टिक इम्पेरेटिव है जिसका एम हो सिर्फ और सिर्फ कि हमें खुद को मुक्ति देनी है इसलिए हम ये सारे अच्छे कर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आप चूँकि एक मानव हो, समाज में रहते हो, समाज के भले के लिए आप कर्म कर रहे हो, और उसी के पश्चात ही आपको भी एक अच्छा जो है रिजल्ट मिल रहा है, मुक्ति मिल रही है। ठीक है, तो ये हो गया अपना जैन एथिक्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो कहता है साथियों चार्वाका एथिक्स या लोकायत मत। अब ये क्या है? इन सारे ही, अब मैं एक बार को लिख देती हूँ, चार्वाका या फिर लोकायत मत। ठीक है, तो सारे ही स्कूल जो इंडियन फिलॉसफी है उनमें ऑर्थोडॉक्स या हेटेरोडॉक्स हों, उसमें जो चार्वाका स्कूल है इसकी काफ़ी यूनिक पोजीशन रही है हमेशा से। ये एथिज्म को बढ़ावा देता है, मटेरियलिज्म को देता है, हेडोनिज्म को देता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। चार्वाका के व्यूज़ ये हमेशा से ही क्रिटिसाइज करे गए सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स के द्वारा। ओरिजिनल काम जो था चार्वाका का ये अभी अवेलेबल नहीं है, और हम चार्वाका के व्यू को सिर्फ क्रिटिसिज्म जो करा गया है दूसरे फिलोसफर्स के माध्यम से, उन्हीं के माध्यम से हम जानते हैं कि उन्होंने क्रिटिसाइज करा तो मतलब इन्होंने ये बातें कही होंगी। तो चार्वाका का व्यू जो है उसे लोक यतमत भी कहते हैं, और स्कूल के अंदर सिर्फ एक वर्ड लोक एग्जिस्ट करता है। इंडियन थिंकर्स ने 4 सुप्रीम एंड्स को यहाँ बढ़ावा दिया। आपको मालूम है, एक तो पुरुषार्थ दैट इज धर्म, वर्च्यू जिसे कहते हैं, अर्थ जिसे वेल्थ कहते हैं, काम जिसे डिजायर कहते हैं, और मोक्ष जिसे लिबरेशन कहते हैं, है ना। तो क्या धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये तो पुरुषार्थ के 4 सुप्रीम एंड्स थे। इनको बढ़ावा दिया इंडियन थिंकर्स ने, और चार्वाका ने एक्सेप्ट करी रियलिटीज एम्पिरिकल वर्ल्ड की और फिजिकल बॉडी की एज अ सोल। इसलिए चार्वाका ने ये धर्म को डिनाई करा, धर्म को डिनाई करा और मोक्ष को भी डिनाई करा कि ये सुप्रीम एंड नहीं होते हैं, है ना। अब धर्म क्या है, मोक्ष, ये सब कुछ मैं इस चैप्टर की शुरुआती दौर में सब बता चुकी हूँ, तो आप पढ़ते हुए आइएगा, ठीक है। बल्कि चार्वाका ने एक्सेप्ट करा काम को कि ये प्लेजर, ये एक प्राइमरी गोल होता है एक मनुष्य की ज़िंदगी का, और इकोनॉमिक वैल्यू जो अर्थ है उनको, मतलब वेल्थ के लिए, तो ये एक्सेप्ट करा कि यही ही एक इंसान को काम देते हैं। अगर उसके पास अर्थ है, इकोनॉमिक है, पैसा है, तो यही उसको प्लेजर देते हैं मनुष्य को। अर्थ ये काम के भी नीचे आता है ना, एज वेल्थ इज मीन्स टू सेंशुअल इंजॉयमेंट। समझ रहे हो आप, पैसा है तो सब कुछ है। हाँ, तो चार्वाका का ये मानना था कि ह्यूमंस जो एग्जिस्ट करते हैं ये सिर्फ फिजिकल बॉडी के लिए ही खुश रहेंगे, और इस जीवन में वो उसी को ही सेटिस्फाई करने के लिए, फिजिकल प्रेशर उनको अगर मिल रहा है तो वही वो चाहते हैं इस धरती पे अपने जीवन में।
ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसी ऐसी बातें कहेंगे तो सब लोग इनको क्रिटिसाइज तो करेंगे ही। जो गोल है ह्यूमन लाइफ का वो ये है कि मैक्सिमम अमाउंट प्लेजर मिलना चाहिए ताकि कम से कम पेन हो। इसलिए चारवाका ने ग्रॉस इगोइस्टिक हेडोइज्म को काफ़ी बढ़ावा दिया, और चारवाका स्कूल ये इकलौता ऐसा स्कूल है इंडियन ट्रेडिशन में जो हेडोनिस्टिक एथिक्स को जो है एडवोकेट करता है। तो और बाकी क्या होता है हेडोनिज्म वगैरह, ये सारी बातें आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर ओनली, तो प्लीज गो एंड वॉच। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर here is next chapter क्या next topic here is that is religion and ethics. okay, religion and ethics, you can find this thing. अब देखिए है क्या चीज़ समझते हैं पहले साथियों। जो रिलीजन है ये एक ट्रेडिशन है, ये एक प्रैक्टिस है जो इस कंसेप्शन पे बेस्ड है कि क्या रियल है, क्या ज़रूरी है, क्या सिग्निफिकेंट है, और इस बात पे कि इस बिलीफ पे कि जो सिन है, जो वाइस है, जो डिसइल्यूशमेंट है या इल्यूशन है, ये आप उन सब पे जो है इन सब से आगे बढ़ सकते हो, इन सब पे ओवरकम कर सकते हो, उसको मेडिटेशन करके, प्रैक्टिस करके, भाईचारे में रह के, यूनिटी में रह के, या एक अच्छा कर्म करके विद वॉट जो कि रियल और ज़रूरी है। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा। सबसे पहले हम रिलीजन एथिक्स को जानेंगे प्यारे साथियों। देखिए रिलीजियस एथिक्स ये कंसर्न्स है टीचिंग्स, प्रैक्टिसेस पे कि एक्चुअली में क्या सही होता है, क्या गलत होता है, ठीक है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, या गुड है या बैड है, या वर्चुअस है या विशियस है, ठीक है। और ये सब देखा जाता है रिलीजियस बिलीव्स के हिसाब से, या पॉइंट ऑफ व्यू उनका क्या है उसके हिसाब से। तो अब एक दिमाग में सवाल उठता है कि क्या एथिक्स बिना रिलीजन के रह सकती है, ठीक है। देखिए जो मोरालिटी है वो रिलीजन पे नहीं, कभी कभी कोई व्यक्ति कहता है कि मैं किसी रिलीजन का नहीं, मैं सब नहीं मानता, लेकिन तब भी वो सही कर्मों को करता है। तो मोरालिटी जो है वो सही और गलत की बात रिलीजन पे नहीं निर्भर करती है। एक इंसान का एथिकल बिहेवियर ये बेस्ड होता है एफेक्चुअली सिंपैथी पे, एजुकेशन पे, उसके सोशल टाइज पे, उसकी ज़रूरत पे। कोई भी रिलीजियस बेसिस ज़रूरी नहीं होता है ना। कुछ लोगों का, कुछ चीज़ का ये मानना है कि जो एथिक्स है वो बिना रिलीजन के नहीं रह सकती। कुछ का मानना ऐसा है कि नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि बहुत ही जो मतलबी है, जो मीनिंग ही है इस गुड का, ये खड़ा खुद हो ही नहीं सकता। अकेले आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो अदर देन व्हाट गॉड अप्रूव्स। मतलब इनका कुछ लोगों का क्या कहना है कि भाई जो ईश्वर कहता है वही सही चीज़ है, और अगर ईश्वर को आप नहीं मानते तो गुड चीज़ आप डिफाइन ही नहीं कर सकते क्या होता है। हालांकि एथिक्स रिलीजन नहीं है, मैंने आपको ये शुरुआती चैप्टर्स में ही बता दिया था। यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट्स हैं एथिकल एथिक्स के जो रिलीजियस बिलीफ सिस्टम्स के बहुत आगे तक जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा नहीं है तो किस तरह से एथिक्स और रिलीजन अलग अलग हैं। आइए समझाते हैं दोनों ही चीज़ों को। पहले अगर हम रिलीजन के अंदर समझें चीज़ें, तो रिलीजन बेस्ड होता है फेथ पे, मतलब कि हम एक ईश्वर पे भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं। रिलीजन हमें प्रोवाइड करता है अपनी नॉलेज को, सेल्फ को लेके, गॉड को लेके, इस वर्ल्ड को लेके, कस्टम्स को लेके जो इससे रिलेटेड है। तीसरा कि रिलीजन एक अंदर से एक व्यक्ति को प्योरीफाई करता है ना, कि हम इस तरीके से खुद को समर्पित कर दें जो ईश्वर की जो है सेवा में खुद को समर्पित कर दें। रिलीजन इन फॉर्म्स लाइक वर्ण, आश्रम, धर्म, यह हमें ये बताता है कि किस तरीके से हम अपने मटेरियल गोल को और स्पिरिचुअल लिबरेशन को दोनों को पा सकते हैं। और आखिरी में कि ट्रुथ, जस्टिस, लव एंड एक अच्छे कर्म, एक गुड डीड्स, यही मेन पिलर्स होते हैं रिलीजन के। अभी एथिक्स की बात करें तो एथिक्स तो बेस्ड है ना रीजनिंग पे, लॉजिक पे, ह्यूमैनिटी पे। एथिक्स हमें ये पढ़ाती है कि क्या सही है, क्या गलत है, हमारे कर्मों के हिसाब से, हमारे शब्दों के हिसाब से, हमारी सोच के हिसाब से। जो सेंस है राइट का, रॉन्ग का, अगर हमने कोई कर्म
स्पीच या थॉट जिससे प्रमोट हो सिंस मतलब चाहे क्राइम या कुछ ऐसा 7 डेडली सिंस मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर ऐसा कोई हमारे किसी भी कर्म से, सोच से या थॉट से किसी भी तरह से इस चीज़ को बढ़ावा मिलता है तो वो चीज़ गलत है हमारे कर्म की, ठीक है। अगर इससे मानव सभ्यता में और अच्छाई आती है, जस्टिस मिलती है सबको, तो इसका मतलब हमारी वो चीज़ सही है। और पर्सनल लेवल एक्शन में स्पीच हो या थॉट हो फॉर सेल्फ डिफेंस, सेल्फ मेंटेनेंस सही तरीके से, दैट इज़ राइट लाइवलीहुड, सर्विस देना लविंग डिवोटेड मैनर में, गाइडेंस करना इंडिविजुअल के और बेटरमेंट के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, बिना किसी सिन में इन्वॉल्व हुए, तो ये हमें एथिक्स सिखाता है, जो कि एक डिफरेंट चीज़ है। तो ये जो है वो यहाँ तक कहानी आई किस तरीके से एथिक्स और रिलीजन डिफ़र करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी बात आती है वो आती है दलाई लामा के सेकुलर एथिक्स के बारे में। आइए इसको समझते हैं, इस वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक ये हम रख लेंगे। साथियों, मोरालिटी मतलब दलाई लामा ने ये कहा कि मोरालिटी इज़ नॉट नेसेसरली बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, बुद्धा और एनी फेथ। लुकिंग एट today's reality, I don't believe that religion alone can foster values such as compassion and forgiveness for the entire global society. कम शब्दों में मतलब कि आप जो सही या गलत कर रहे हो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ आप इस बेसिस पे ही करो कि भाई आपका ईश्वर पे जो विश्वास है, बुद्धा पे या किसी तरीके का कोई भी हम विश्वास करते हैं। आज के टाइम के अगर देखें तो रिलीजन सिर्फ अकेले ही कंपैशन या फॉरगिवनेस की भावना इस विश्व की सोसाइटी में नहीं बढ़ा सकता। सेकुलर एथिक्स ये ब्रांच है मॉरल फिलॉसफी की, जिसमें एथिक्स बेस्ड है पूरी तरह से ह्यूमन फैकल्टीज़ पे, जैसे लॉजिक पे, एम्पैथी वगैरह हम कई बार आपसे डिस्कस कर चुके हैं। मॉरल या रीज़न या मॉरल जो है वो इंट्यूशन पे, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये कोई ऐसा नहीं कि सुपर नेचुरल कोई चीज़ है, कोई सोर्स होगा एथिक्स का बहुत सारे रिलीजन में, इस पे नहीं बेस्ड है आज की एथिक्स या एथिक्स चीज़ भी। सेकुलर एथिक्स जो है वो उसमें आपको हर चीज़ मिलेगी, है ना, हर एक शेड इनर ह्यूमन वैल्यूज़ का मिलेगा। ये कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन पे ही डिपेंडेंट आपको नहीं मिलेगी, इसमें आपको हर तरह के बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स, सारी कम्युनिटी, सारे कल्चर, सारे रिलीजन की चीज़ें झलक मिलेगी। ये कॉमन सेंस पे जो है बेस्ड है, कॉमन एक्सपीरियंस पे, साइंटिफिक एविडेंस पे, और जो फाउंडेशन है सेकुलर एथिक्स के ये लेड है इन द कंपैशन एंड कॉमन ह्यूमैनिटी पे। सेकुलर एथिक्स जो है वो हमेशा कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये थियोलॉजिकल वैल्यूज से, फॉर एग्जांपल जो गोल्डन रूल है या कमिटमेंट है नॉन वायलेंस को लेके, इसे आप सपोर्ट कर सकते हो, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे वो सेकुलर फ्रेमवर्क हो, दोनों से ही कर सकते हो। और सेकुलर एथिकल सिस्टम ये वैरी कर सकता है सोसाइटल या कल्चर नॉर्म से, है ना। स्पेसिफिक उस समय हो सकता है कि सोसाइटी के अंदर कुछ और नॉर्म्स चल रहे हो, लेकिन जो वहाँ का सेकुलर एथिकल सिस्टम अलग हो, ठीक है। तो इतना कुछ होने के बाद, इतने कुछ फिलोसफिकल व्यूज़ होने के बाद भी सेकुलर एथिक्स जनरली यहाँ पे शेयर करते हैं एक या एक से ज़्यादा मॉरल प्रिंसिपल, जैसे कि ह्यूमन बींग्स अपनी एबिलिटी के माध्यम से टू एम्फेसाइज, ये ह्यूमन बींग्स इतने कैपेबल हैं कि वो एथिकल ग्राउंड्स को समझ सकें। ह्यूमन बींग्स अपने लॉजिक या रीज़न के माध्यम से इतने कैपेबल हैं कि वो एक नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स बिहेवियर के निकाल सकें, में कैसे जो है व्यवहार करना है। तीसरा, ह्यूमन बींग्स में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात को इंश्योर कराने को लेके कि सोसाइटीज़ और इंडिविजुअल्स जो कर्म करते हैं वो एथिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होके करें। और चौथा, सोसाइटीज़, है ना, अगर पॉसिबल हो तो अपने आप को एडवांस करें फ्रॉम अ लेस एथिकल, लेस एम्पैथेटिक एंड अनजस्ट फॉर्म टू अ मोर एथिकल, मोर एम्पैथेटिक और जस्ट फॉर्म की तरफ और बढ़ें। तो बहुत सारे जो टेनेंट्स हैं ये अप्लाई होते हैं इन द साइंस ऑफ मोरालिटी और यूज साइंटिफिक मेथड को लेके टू आंसर मॉरल क्वेश्चंस। अलग अलग थिंकर्स जो हैं उन्होंने फ्रेम करा है मोरालिटी को एज क्वेश्चंस ऑफ एम्पेरिकल ट्रुथ टू बी एक्सप्लोर्ड इन द साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट। और जो साइंस रिलेटेड है एथिकल नेशनलिज्म से, ये एक तरीका एथिकल रियलिज्म है। तो अच्छा, अब हम सेकुलर एथिक्स और रिलीजियस एथिक्स में बस लास्ट डिफरेंस थोड़ा सा समझ सकते हैं।
देखिए सेकुलर एथिक्स जो है ना, ये सेकुलर एथिक्स दोनों को समझिए, सेकुलर एथिक्स और रिलीजियस, रेगुलर नहीं है, सॉरी रिलीजियस है, दिस इज रॉन्ग, रिलीजियस एथिक्स है ये। तो सेकुलर एथिक्स की जब हम बात करें तो सेकुलर एथिक्स की आप अगर देखोगे रूटेड है इन एनलाइटमेंट वैल्यूज से। इनका मेन फोकस जो है वो है कि वेलबींग हो या रिस्पेक्ट हो ह्यूमन राइट्स की, उसकी डिग्निटी की, वेलबींग की, ह्यूमन किसी तरह से जो है वो अच्छा उस पर बहुत ही अच्छा उसके साथ हो। इसलिए ये हर जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। एंड लोगों से ये भी डिमांड करती हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, नेशनल के हों, कल्चर के हों, कि आप जो है इसी पाथ की तरफ चलिए जिससे सबका समाज का भला हो। वही अगर रिलीजियस एथिक्स की बात करें तो इनमें कुछ एलिमेंट्स आपको सेकुलर एथिक्स के मिलेंगे, जैसे केयर, कंपैशन, अपने साथ वाले ह्यूमन बींग्स का हेल्प करना, सर्व करना लोगों को। लेकिन ये रूटेड है इन द स्क्रिप्चर्स ऑफ अलग अलग रिलीजन में। देखिए अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, हालांकि ये पाथ बहुत सारे सेम ही हैं, अच्छाई की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन सब अलग है। तो इसलिए एलिमेंट्स जो होते हैं कल्चर के, रिलीजन के, वो डिपेंडेंट होते हैं कि उनकी पवित्र किताबों में क्या लिखा है। तो ये प्रॉमिस करते हैं कि रिवॉर्ड्स, पेनाल्टी ऐसी मिलेगी। भाई आपने सुना होगा कि अगर ये करोगे तो मरने के बाद ये होगा, ये होगा। तो अलग अलग तरीके से व्यक्ति को यहाँ पे जो है कर्म करने के लिए बताया जाता है, ठीक है। जो सेकुलर एथिक्स तो कहते नहीं है ये बात, देखिए पेनाल्टी मिलेगी, ये मिलेगा, ये रिवॉर्ड मिलेगा मरने के बाद। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है रिलीजियस और सेकुलर एथिक्स में, ओके। अब नेक्स्ट वाले में हम गांधीयन एथिक्स को करेंगे। फिलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में सपोर्ट कर सकते हैं और पर्क्स एंजॉय कर सकते हैं। व्हाट्सएप से लेके फेसबुक वगैरह हर एक चैनल का लिंक आपको साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे प्लीज़ हर जगह फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।